देना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कारगिल दिवस, क्योंकि 1999 में अचानक पाकिस्तान के जो सेनानी थे भेष बदलकर बकरवालों की तरह भेष बदलकर ये जो कारगिल की जो हाइट्स हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर, जिनकी लगभग औसतन ऊंचाई जो थी उन पहाड़ों की 18,000 फुट तकरीबन थी, वहाँ उन्होंने आके चुपचाप कब्जा कर लिया और उनको फिर निकालना हमारी सेना का, सशस्त्र सेनाओं का काम था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्र में उन पहाड़ियों के ऊपर आक्रमण करना हमारी सेना के लिए, हमारे फौज के लिए एक बड़ी भारी चुनौती थी, क्योंकि आप मान के चलिएगा कि उन पहाड़ों के ऊपर पेड़ और वृक्ष तो छोड़िएगा, एक घास का पत्ता भी ना उन पहाड़ों पर दिखाई देता था। और अगर आपको फिर कहीं भी अपने उन पहाड़ों के ऊपर आक्रमण करते वक्त कहीं भी आपको छुपने का अगर कहीं भी सहारा नहीं था, तो ऐसे हालात में हमारी सेनाओं ने आक्रमण किया। न जाने कितने हमारे सेनानी वहाँ शहीद हुए। जहाँ तक मुझे याद है 527 हमारी सेना के शहीद वहाँ हुए हैं, और जिसमें से हिमाचल प्रदेश के 52 हमारे जो यहाँ के धरती पुत्र थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की रक्षा की खातिर। तो उनको वहाँ से, उन पहाड़ियों से, उन ऊंचाइयों से पाकिस्तानियों को निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी तकरीबन ये 60 दिन का युद्ध जो चला है, उसमें अंत में जाके सफलता प्राप्त हुई हमारे सेनानियों को। और मैं समझता हूँ कि आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे नेतृत्व का कुछ सुस्ती और आलसपन भी रहा, क्योंकि जो बाद में रिपोर्ट दी गई, के सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जो दी है, उसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से इतने हमारे नौजवान सैनिक जो थे वो शहीद हुए, उनको अपनी जान की कुर्बानी देने पड़ी। अगर हमने पहले चौकसी बढ़ती होती तो शायद इतना नुकसान हमारे सेनानियों को नहीं होता। फिर भी एक अद्भुत मिसाल जो है हमारे सेनानियों ने वहाँ पेश की कारगिल युद्ध में, और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। और इस चीज़ की अपने देशवासियों को और सेना को, सशस्त्र सेनाओं को बधाई भी देना चाहते हैं कि एक बार फिर आपने पाकिस्तान के जो थे वो मुंह खट्टे किए, उनको हराया। किसी भी युद्ध में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी ये सोच भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान के ऊपर हम विजय हासिल करेंगे। इतना दम और इतनी बहादुरी हमारी सेनानियों में है। तो आज हम उनको याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, और न जाने कितने शहीदों के नाम सुनहरी अक्षरों में इस शहीदी स्मारक में भी लिखे हुए हैं, उन सबको याद करते हुए आज हम ये महसूस करते हैं कि देश अगर हमारा आज़ाद आज है तो इन सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से। साथ साथ ये भी मैं बात जो कहने के लिए भूलूंगा नहीं कि अगर हम शहीदों को याद करते हैं, उनके जो आश्रित परिवार हैं, शहीदी परिवार हैं, उनको हम नमन करते हैं। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि ये जो पूर्व सैनिक संगठन आज हिंदुस्तान का है, हिमाचल प्रदेश का है, इनकी भी सेवाएं जो हैं, इनकी भी कुर्बानियां कोई कम नहीं है। ये अलग बात है कि कफन ओढ़ के ये नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारी सरकार कभी ना भूले ये इस चीज़ की कि उनके साथ साथ बहादुरी की मिसाल हम पूर्व सैनिकों ने भी दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व सैनिकों की हर जगह इज्जत होगी, और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए सम्मान मिलेगा, और जो उनके हक हकूक हैं वो हक हकूक बनाए रखे हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमें थोड़ा खेद है, हम चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ आज इस दिन पर हमारे बीच शामिल होते। हमने उनको आमंत्रित भी किया है, लेकिन किसी वजह से वो शायद नहीं आ सके, हमीरपुर चले गए। लेकिन मैं याद उनको दिलवाना चाहता हूँ कि अगर कुर्बानियों का अगर आप हिसाब लगाएं, गणित करें, तो कांगड़ा के मुकाबले और हिंदुस्तान में कोई और क्षेत्र है ही नहीं जिसने इतनी कुर्बानियां दी हों। और हमें इस चीज़ का गर्व है कि 3 जो परमवीर चक्र हुए हैं, जिसमें 2 कारगिल के थे, कैप्टन विजय बत्रा और संजय कुमार, जो आज सूबेदार का ओहदा उनको दे दिया गया है। ये 2, एक तो शहीद हुए, मरणोपरांत उनको
परमवीर चक्र मिला, एक अभी तक जीवित है। हम उनकी लंबी आयु के लिए और तरक्की के लिए दुआ करते हैं। बहुत बहादुर एक हमारा सेनानी है संजय कुमार। और तीसरे हमारे यहाँ के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे धान सिंह थापा, इस क्षेत्र के ही थे और गुरखा समुदाय के थे। उनको भी परमवीर चक्र मिला 1962 की लड़ाई में। और मुझे भी फख्र और नाज है कि 1962 की लड़ाई में भी मैं मौजूद रहा, 65 की लड़ाई में भी मौजूद रहा, 71 की लड़ाई में भी मौजूद रहा। तो वॉर वेटरन हैं हम, और हम जानते हैं कि वो बहादुरी की कहानियां कहाँ कहाँ लिखी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये देश कभी उन कहानियों को नहीं भुलाएगा। ये साहब, लगता नहीं कि अब वो समय भी आ गया है जो अभी भी पाकिस्तान के पास हमारा जो क्षेत्र है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, हमें उस और भी बढ़ना चाहिए? जी, जैसे JNK ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ये जो इलाका है ये कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा शुरू से रहा है। लेकिन जब ये 1947 और 48 में कबायलियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया है, और उसके बाद जब हमारी सेनाएं कश्मीर में आई, तब तक हमारी सेनाएं कश्मीर में नहीं थी, एक रियासत थी। तो जब सेनाएं हमारी उनके आग्रह पे, महाराजा हरि सिंह के आग्रह पे आई हैं, तो हमने जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध करके अपने कश्मीर को, जो हमारी घाटी है, उसको बचाया। लेकिन उसके बाद जो समझौता हुआ है उसमें जो ये जो जिसको JNK का ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं, वो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया। मैं समझता हूँ कि जब से 370 धारा हमारे प्रधानमंत्री ने जो उसको रद्द करके कश्मीर को अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लिया आप, और उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, और राज्यों की तरह कश्मीर भी है। इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, शायद बाद को पूरा दर्जा तो दिया जाएगा। लेकिन इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, अगला जो कदम हमारी सरकार का होना चाहिए वो ये है कि JNK ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है, वो हमारे साथ मिल जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं, वहाँ की आवाम जो है इस वक्त जो है वो आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है। वहाँ बगावत जो है हो चुकी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ बहुत सुनहरी मौका है कि हम जाके उस इलाके को अपनी सेनाओं के अधीन करके उस इलाके को कश्मीर से दोबारा मिला दें, और एक बहुत बड़ा राज्य जम्मू और कश्मीर हमारे लिए बन जाए। सर, आपने कहा कि पूर्व सैनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है युद्धों में। लेकिन अगर देखा जाए, जब से अग्निपथ ये योजना आई है, कुछ आने वाले समय में हमें जो पूर्व सैनिक है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 साल का उनको दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? कहने के लिए तो बहुत कुछ है इसके बारे। इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि पुनः विचार केंद्र सरकार करे इसके बारे में। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दबाजी में ये उन्होंने एक फैसला ले लिया, और उनको चाहिए कि इसके ऊपर एक बार फिर उसके ऊपर विचार करें, ताकि ये 4 साल का अरसा जो है, इससे जो भविष्य हमारे नौजवानों का है, ये भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। और एक ऐसा वर्ग आप हमारे समाज में तैयार कर देंगे जो वर्ग शायद उग्र के ऊपर उतर आए। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा इस चीज़ में खतरा है। अगर पुनः सरकार हमारी विचार करे तो जो पुराना सिलसिला चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त खतरा है, कम खतरा नहीं, बहुत ज़्यादा खतरा है। चीन, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ तालिबान हावी है, ये जो पड़ोसी राज्य हैं, इन तीनों राज्यों, इन तीनों जो ये मुल्क है, इन तीनों मुल्कों से हमें बहुत खतरा है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेनाओं को और ताकत दें, और बल दें, और आधुनिक हथियार दें, और इनको मैन पावर दें। कम ना करें हम अपनी मैन पावर। आने वाले भविष्य में हमें अगर इसी नीति के ऊपर हम कायम रहे तो बहुत महंगा पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।